नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी करना 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु यानी अरिस्टोटल। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है? हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे शरीर में लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में मदद करता है। इन आवर बॉडी सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी व सी जल में घुलनशील हैं। कौन से विटामिन? विटामिन बी व सी जल में घुलनशील विटामिन है। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? कैसे विटामिन है बी व सी? बी व सी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा सॉल्युबल हैं यानी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जबकि यहां पूछा जा रहा है विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी व सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अरक्तता होता है? मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अरक्तता होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। एनीमिया इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण अरक्तता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? यहां बात की जा रही है नवजात शिशु की। तो एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए न्यूबॉर्न बेबी? न्यूबॉर्न बेबी में कुल कितनी बोन्स होती हैं? 300 बोन्स। एक नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। द रेड कलर टोमेटो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु यानी वायरस के कारण होने वाला रोग है।
इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा डिजीज काज्ड बाई वायरस। किसके द्वारा होती है? वायरस द्वारा। इन्फ्लुएंजा रोग वायरस द्वारा होने वाला रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? बात की जा रही है आरबीसीज की। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। वेयर आर रेड ब्लड सेल्स मेड इन आवर बॉडी? बोन मैरो। कहाँ पे बनती हैं? बोन मैरो में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्लीहा को। हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी? स्प्लीन। हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम फाउंड इन सलाइवा? सलाइवा यानी लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी है। फीमर कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? फीमर। फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारे शरीर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांत, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांत की कुल संख्या कितनी होती है? विच इज द टोटल नंबर ऑफ टीथ दैट कैन बी रीइस्टेब्लिश्ड इन ह्यूमंस? कितनी होती है? 20। मनुष्य में 20 दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं। इनको क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं, जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। इनको दूध का दांत भी कहते हैं। इनको टूटने के बाद ये पुनः जो है स्थापित हो जाते हैं, यानी इनके स्थान पे दूसरे दांत निकल आते हैं। जबकि 12 दांत यानी 12 टीथ जो होते हैं वह अस्थायी टीथ होते हैं। यहां प्रश्न पूछा जा रहा है मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी है? पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 यानी 20 है। यानी 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, जबकि जो 12 दांत और होते हैं वह जीवन में सिर्फ 1 बार निकलते हैं। उनको अस्थायी दांत कहते हैं, जबकि इन 20 दांतों को अस्थायी दांत कहते हैं। कुल टोटल दांतों की जो संख्या होती है मनुष्य में वह 20 + 12 यानी कुल 32 होती है, जिसमें से 20 दांत पुनः स्थापित होने वाले दांत होते हैं, जबकि 12 दांत अस्थायी दांत होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्लड? कौन सा मेटल जो ब्लड में प्रेजेंट होता है? तो लोहा यानी आयरन। कौन सा? आयरन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा यानी आयरन है। कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन रक्त में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न।
हमारे शरीर में पाचन के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किसमें बदल जाती है? बात की जा रही है एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी प्रोटीन्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। हमारे शरीर में पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किसमें बदलती है? एमिनो अम्ल में बदल जाती है, यानी अमीनो एसिड में बदल जाती है। किसमें? एमिनो एसिड में। एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइट येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बात की जा रही है विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में उपस्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कहाँ पे उपस्थित होती है? मस्तिष्क में। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है ब्रेन में। कहाँ पे? ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन ब्रेन। कहाँ पे उपस्थित होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाजर यानी कैरट। कैरट जिसे गाजर कहते हैं, यह विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज कैरट यानी गाजर विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रहे हैं जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मनुष्य का रक्त का पीएच कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? विच इज द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। मनुष्य के ब्लड का पीएच लगभग 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच 7.4 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? यहां बात की जा रही है किसकी? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की, जो थायराइड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट
इंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की? किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर। किसने की? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर कॉल्ड? फ्लावर की स्टडी को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? किसकी बात कर रहे हैं? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है? व्हाट इज प्रेजेंट इन क्रोमोजोम? गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? डीएनए और प्रोटीन उपस्थित होता है। डीएनए और प्रोटीन उपस्थित होता है। इन क्रोमोजोम डीएनए एंड प्रोटीन इज प्रेजेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल? ह्यूमन स्कल में कुल 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं मनुष्य के खोपड़ी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। यानी ब्लड जो छानने का काम करता है वह किडनी करता है। जब किडनी डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है, तो तब जो है डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी WBCs का मुख्य कार्य क्या होता है? किसकी? WBCs यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। द मेन फंक्शन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स बूस्ट इम्यूनिटी। क्या? इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या? WBC क्या करते हैं? WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रण करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी? हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए सेरिबेलम भाग
मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरिबेलम भाग जिम्मेदार होता है, सेरिबेलम भाग। Which part of our brain is responsible for controlling of balance of our body? सेरिबेलम। सेरिबेलम भाग हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। जब शराबी शराब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम वाला भाग, मस्तिष्क के सेरिबेलम का भाग यानी उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और वह झूमने लगता है। तो हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग जिम्मेदार होता है। कौन सा भाग? सेरिबेलम भाग जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। दायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, यानी चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है रक्त समूह ओ को, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जबकि ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? रक्त समूह ओ, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? रक्त समूह ओ को यानी ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। किस तत्व की उपस्थिति के कारण, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट द कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो? कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? कुनैन इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज? मलेरिया। मलेरिया की उपचार के लिए कुनैन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। कुनैन नामक औषधि का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? यानी किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है? विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ऑफ आवर हार्ट रेट? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मानव शरीर में पिनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? वेयर इज द पिनियल ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी? पिनियल ग्लैंड यानी पिनियल ग्रंथि उपस्थित होती है मस्तिष्क यानी ब्रेन में। कहाँ पे उपस्थित होती है? ब्रेन में उपस्थित होती है। पिनियल ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी
इन ब्रेन, ब्रेन में उपस्थित होती है। मानव शरीर में पिनियन ग्रंथि उपस्थित होती है ब्रेन यानी मस्तिष्क में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन 39। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? What controls the amount of light entering the eye? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। आइरिस आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 40। आनुवंशिक संकेतों व लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक साइंस एंड ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट? यानी आनुवंशिक संकेतों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? न्यूरॉन इज द पार्ट ऑफ विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का भाग है। न्यूरॉन किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का भाग है। न्यूरॉन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर देयर इन ए नॉर्मल ह्यूमन? नॉर्मल मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46 और जोड़े में कहें तो 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी इनकी संख्या होती है गुणसूत्रों की। और यदि इसको हम संख्या में कहें तो 46 यानी 46 होती है। सामान्य मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और 23 पेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है पैनक्रियाटिक यानी अग्नाशय। विच इज द लार्जेस्ट कंपाउंड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। कौन सा? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न 44। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? विच ग्लैंड इज द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स हार्मोन्स? अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर की ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्लैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 45। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड? टेस्टोस्टेरॉन। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? पुरुषों के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 46 की। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज ग्वाइटर डिजीज? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहां अंतःस्रावी की बात नहीं हो रही है, यहां पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाएगी तब बात होगी यकृत यानी लीवर की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी यकृत। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? लीवर। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब बात की जाती अंतःस्रावी ग्रंथि की तब क्या होता? तब होता थायराइड ग्रंथि। लेकिन यहां बात की जा रही है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर यानी यकृत। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 48 की। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की। किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की, रक्त समूह की खोज की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बीपी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 50। जो 50 क्वेश्चनों की सीरीज है वह समाप्त होने वाली है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, लीवर। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से हमारा यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग है लीवर। आशा है कि जितनी बातें आज हमने इस वीडियो में बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।